गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक। विषय हिंदी। हम गद्य विभाग। गुरुदेव का घर। लेखक है निर्मल वर्मा जी। मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर। सहकार्य पर्यवेक्षक श्री दराड़े सर और विषय अध्यापक यानी मैं खुद श्री उमेश भाभड़ सर आपका फिर से विषय हिंदी कक्षा 10वीं में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम नए पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। तो पाठ का नाम आपके सामने तो है ही, गुरुदेव का घर। गुरुदेव का घर, उसके नाम में ही हमें पाठ में क्या जानकारी हमें लेनी है ये पता चलता है। और निर्मल वर्मा जी हमें इस पाठ के आधार पर हमें क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा करने से पहले हमें पाठ का परिचय करवा कर लेना जरूरी है। तो हम पहले यहाँ पाठ का परिचय करवा के लेते हैं। पाठ के परिचय के साथ साथ हमें लेखक का परिचय लेना वो भी ज़रूरी है। देखिए, गुरुदेव का घर, पाठ परिचय, लेखक परिचय। लेखक निर्मल वर्मा जी। उनका जन्म 1929 शिमला में हुआ और उनका देहावसान 2005 में हुआ। ये जो गुरुदेव का घर, इनकी विधा जो है वो है पत्र। पत्र कहे तो आपको पत्र की जानकारी हमने हमारे रचना विभाग में देखी है। लेखक के बारे में कहे तो निर्मल वर्मा जी आधुनिक समय के प्रतिष्ठित लेखक एवं अनुवादक है। आधुनिक यानी जो अभी चल रहा है उसी के साथ साथ चलने वाले ये लेखक है। पारंपरिक कहानियों को आधुनिकता से जोड़ने का श्रेय लेखक को दिया जाता है। आपकी कथाओं में भारतीय और पाश्चात्य परिवेश देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, तो हमारे जो निर्मल वर्मा जी है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। देखो, जो हमारे लेखक है वर्मा जी, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यह हमें यहाँ से पता चलता है। इनकी और भी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। कौन कौन से पाठ लिखे हैं, कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखे, उसके बारे में भी हमें जानकारी लेना हमारा कर्तव्य बनता है। तो देखें, प्रमुख कृतियों में परिंदे, जलती झड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, सूखा, कहानी संग्रह है उनका एक दिन, एक चिथड़ा, सूख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये उपन्यास आदि अपना साहित्य उसने लिखने का प्रयास यहाँ किया है। हमें वो जानकारी यहाँ मिलती है। तो गद्य परिचय में हमें जानकारी यहाँ लेना वो भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जो पत्र यहाँ देने का प्रयास उसने किया है उसमें 2 भाग है। और प्रस्तुत पत्र प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा जी ने जो अपने प्रिय मित्र जयशंकर जी को लिखा है। देखो, किसने किसको लिखा है ये भी ध्यान में लेना है। जो पत्र लिखा है वो हमारे लेखक वर्मा जी ने उनके जो मित्र है जयशंकर जी, उनको वो लिखा है। प्रथम पत्र में, यानी 2 भाग में, कहा जैसे कि प्रथम पत्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मकान, जिसने हमारा राष्ट्रगान लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसके मकान के बारे में जानकारी दी है। शांति निकेतन उसे कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य तथा दिल्ली के वसंत की चर्चा उसमें उस पत्र में की है। जो दूसरा भाग है उसमें अगले पत्र में दूसरे पर निर्भर न रहकर अपने आप काम करने, अध्ययन एवं लेखन को संबल बनाने की प्रेरणा दूसरे भाग में दी है। वो हम कल देखने वाले हैं, लेकिन आज हमें जो भाग यहाँ देखना था उस भाग को हमें यहाँ शुरू करना है। तो चलते हैं गुरुदेव का घर। इस पाठ में जो भी जानकारी यहाँ दी है वो जानकारी हमें हासिल करनी है। देखो, प्रिय जयशंकर जी, हमारे लेखक निर्मल वर्मा ने किसको पत्र लिखा है? प्रिय जयशंकर जी को। तो देखते हैं, आपके 2 पत्र मिले, मैं शीघ्र उत्तर न दे सका,
पिछले दिनों में मैं कोलकाता गया था। देखो ये शहरों के नाम आपको याद रखने हैं। भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर वहाँ कुछ बहुत पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। लोगों के अतिथि सत्कार और स्नेह सद्भावना से बहुत अधिक अभिभूत हुआ। अभिभूत यानी वो बहुत प्रसन्न हो गए। इस बार काफ़ी लंबी अवधि बाद कोलकाता जाना हुआ। मैं बहुत उत्सुकता से अपने इस प्रिय शहर को पुनः देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। देखो यह दो भाग हमें महत्वपूर्ण है। वो ऐसे कि उन्हें जो कोलकाता जाना है तो कोलकाता जाने के कुछ कारण के आधार पर आपको सवाल पूछा जाए तो वो आपको वो कारण लिखना आना चाहिए कि वो स्नेह और सद्भावना से अभिभूत हुए हैं, अतिथि सत्कार के लिए उसे वहाँ जाना है, एक कारण उसका हो सकता है। और दूसरा है कि उस शहर को उसे फिर से यानी हमारे लेखक को फिर से उसे देखना है, देखने की प्रतीक्षा उसके मन में है। तो वो दो कारण हमें यहाँ ध्यान में रखने हैं। देखो आगे वाले भाग में हमें देखना है कि कोलकाता से अधिक स्मरणीय और किंचित उदास स्मृति शांति निकेतन की है, जहाँ पहली बार जाने का मौका मिला। शांति निकेतन मैंने कहा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के मकान का नाम है शांति निकेतन, जहाँ पहली बार जाने का मौका मिला। रविंद्रनाथ का घर यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का घर या बहुत से घर जहाँ वह समय समय पर रहते थे, देखते हुए लगता रहा जैसे उनकी आत्मा अभी तक वहाँ कहीं आसपास भटक रही हो। देखो अभी आत्मा का वर्णन यहाँ हुआ है तो हमें अंधश्रद्धा की याद आ जाती है। हम बोलते हैं कि नहीं कभी कभी यहाँ इसकी आत्मा है, वहाँ उसकी आत्मा है, कोई मर जाने से उसकी आत्मा थोड़ी यहाँ जीवित रहती है, लेकिन एक काल्पनिकता से वो कहा जाता है। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है, उनकी आत्मा बैठी ऐसा मन को लगता है। कहा शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा अभी तक वहाँ है ऐसा लगता है। मैंने बहुत से दिवंगत लेखकों के ग्रह स्थान यूरोप में देखे थे। कहा यूरोप में, लेकिन शांति निकेतन का अनुभव कुछ अनूठा था। यूरोप में देखे हुए घर मैंने देखे, लेकिन हमारे भारत देश में ही शांति निकेतन जैसा अनुभव मुझे कहीं नहीं देखने को मिला। जैसे किसी की अनुपस्थिति वहाँ हर पेड़, घड़ी, पत्थर पर बिछी हो। किसकी अनुपस्थिति? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। मैंने वे सब पेड़ हाथों से छुए जिन्हें गुरुदेव रवि बाबू ने खुद रोपा था और जिनके नामों का उल्लेख कितनी बार उनके गीतों में सुना था। एक दिन हम शांति निकेतन से कुछ दूर उस ग्राम्य प्रदेश को देखने भी गए जहाँ पावा नदी बहती है। देखो ये पावा नदी का भी वर्णन यहाँ हुआ है तो उसको भी हमें याद करना है। संथालों की रम्य झोपड़ियाँ, शाल के खेत और पेड़ों से घिरे पोखर सबको अनायास शरद बाबू के बहुत पुराने उपन्यासों का परिवेश याद हुआ आया है, जिन्हें कभी बचपन में पढ़ा था। आपको ये याद रखना है, संथालों की रम्य झोपड़ियाँ, शाल के खेत, पेड़ों से घिरे पोखर सबको आपको याद रखना, क्योंकि उस पर आधारित आपको संजाल का सवाल पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है। देखो पश्चिम बंगाल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है भारत के अन्य प्रदेश यानी पूरे भारत के अन्य दिशाओं से जो भी प्राकृतिक सौंदर्य उससे एक अलग सा ही देखने को मिलता है। कहते हैं मानसून के दिनों में वह और भी अधिक रमणीय हो जाता है, क्योंकि मानसून के दिनों में अलग ठिकानों का भी जो प्राकृतिक सौंदर्य है खुला हुआ रहता है, आनंद देने वाला होता है, तो यहाँ का उससे भी ज़्यादा आनंद देने वाला यहाँ मालूम पड़ता है। पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है। कहते हैं मानसून के दिनों में वह और भी अधिक रमणीय हो जाता है। इच्छा होती है वहाँ 1-2 महीने एक साथ रहा जाए, तभी मन की भूख मिट सकती है। एक हाथ सौंदर्य हमने कहीं देखा हो तो फिर से वहाँ जाने की चाह हम करते कि नहीं, वैसा वहाँ का वर्णन लेखक ने यहाँ करने का प्रयास किया है। देखो आगे वाले परिच्छेद में, वैसे इन दिनों दिल्ली पर भी वसंत की अंतिम गुहार गूंजती सुनाई दी। देखिए
वैसे इन दिनों दिल्ली पर भी, यानी दिल्ली शहर का भी वर्णन देखिए यहाँ, दिल्ली पर भी वसंत की अंतिम गुहार गूंजती सुनाई दी। यानी वसंत ऋतु के बारे में वहाँ वर्णन जो हुआ है वैसा दिल्ली में भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। दिन भर एक अजीब सी पगला देने वाली बयार चलती है। यानी यहाँ जो दिन भर अजीब सी पगला देने वाली बयार चलती है, दुख यही है कि यह नशीला मौसम ज़्यादा दिन नहीं टिकता। गर्मी एक बिल्ली की तरह उसे अपने पंजे में दबोचने के लिए छिपी रहती है। कब तक उसकी खूंखार आंखों से अपने को बचा पाएगा। यानी दिल्ली के प्राकृतिक का वर्णन यहाँ किया है कि वहाँ कुछ दिनों तक वहाँ सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास तो हुआ है, लेकिन गर्मी कभी रुकी नहीं जाती। फिर से वो गर्मी के दिन, नशीला मौसम ज़्यादा दिन नहीं टिकता। नशीला यानी बार बार चाहने वाला जो अच्छा सा मौसम रहता है उसे कहा गया है, लेकिन वो न टिकने से गर्मी एक बिल्ली की तरह, किसकी तरह, बिल्ली की तरह उसे अपने पंजों में दबोचने के लिए छिपी रहती है। कब तक उसकी खूंखार आंखों से बचने से अपने को बचा पा सकते हैं, ऐसा वर्णन पहले पत्र में यहाँ निर्मल वर्मा जी ने बड़े अच्छे ढंग से करने का प्रयास यहाँ किया है। हमें दूसरा भी पत्र देखना है, लेकिन एक परिच्छेद आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम दूसरे पत्र के भी बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे, लेकिन आपको घर के लिए एक होमवर्क देता हूँ, और वो होमवर्क ऐसा है कि आपको ये परिच्छेद घर में पन्ना नंबर 45 पे जो दिया है वो बारीकी से एक बार फिर से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको उसमें से जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि उसी पर आधारित हमें संजाल के जो सवाल है वो देखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।